हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैसी जी। आज हम इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जैसे यूपी टेट है, चाहे आपका एमपी टेट है या राजस्थान टेट है या आपका सी टेट है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर न्यू है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि कभी भी मैं इस टाइप के वीडियोस डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का कथन है ये। और वुडवर्थ ने इसके बारे में कहा है कि मनोविज्ञान सबसे पहले अध्ययन माना जाता था, वो आत्मा का अध्ययन माना जाता था। यहाँ पे देखिए आप, मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का अध्ययन माना गया, फिर यहाँ पे मन का अध्ययन माना गया, फिर चेतना का अध्ययन माना गया, और करेंटली जो मनोविज्ञान चल रहा है वो व्यवहार का अध्ययन चल रहा है। मनोविज्ञान बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइको प्लस लॉजी। साइको का मतलब होता है एक तरीके से आत्मा, साइकी आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो साइकी प्लस लोगस मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन करना। लेकिन करेंटली अभी इसका अर्थ जो है बदल गया है। अब इसको अर्थ का अर्थ माना जाता है व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है? तो बालक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है या प्रशासक का है? तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम लोग पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका बालक। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बालक। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत व निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन या उपरोक्त सभी। तो बाल विकास में मेनली सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हम ये मानते हैं बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय? तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु मुख्य रूप से रहा है वो आपका बालक ही रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए, बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्थाओं की विशेषताओं का, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, और गर्भावस्था से किशोरावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गर्भावस्था से किशोरावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन। बाल विकास में हम कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करते हैं? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? विषय केंद्रित शिक्षा का, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, क्रिया केंद्रित शिक्षा का या बाल केंद्रित शिक्षा का? तो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपने जब आपने बीटीसी या बीएड किया होगा तभी आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली हम जो स्टडी करते हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो केश अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण या अंतर्दर्शन?
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका केश अध्ययन। केश अध्ययन में क्या किया जाता है, ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो क्या अधिगम क्षमता को आपको पता है राष्ट्रीयता से कहीं प्रभावित होती है? राष्ट्रीयता से कोई मतलब ही नहीं होता अधिगम क्षमता का। बाकी आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, वातावरण से प्रभावित होती है और प्रशिक्षण से भी प्रभावित होती है, लेकिन राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो यहाँ पर देखो किसने पुरस्कार में महत्व नहीं दिया। थॉर्नडाइक ने दिया था, पावलोव ने भी दिया था, स्किनर ने भी दिया था, लेकिन गुथरी ने नहीं दिया था। गुथरी का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, समीपता का सिद्धांत। गुथरी ने यह कहा था कि बालक पुरस्कार से नहीं सीखता, बालक समीपता से सीखता है। जब बालक के आप जितना क्लोज जाओगे, बालक आपके जितना क्लोज होगा, आप उसको आसानी से सिखा सको। तो यहाँ पे देखो गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया पुनर्बलन के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो गुथरी थे उन्होंने जो अधिगम का आधार माना था वो समीपता के सिद्धांत को माना था। बाकी जो थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं, उन्होंने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक में पुरस्कार को माना है, लेकिन गुथरी मानते हैं समीपता को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? किस एक से शिशु के अधिगम सहायता नहीं मिलती है? तो अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। सहायता नहीं मिलती तो स्कूल के बस्ते से कोई इसका मतलब नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि महिला में कौन कौन से होते हैं? देखो मैंने एक वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है इस पे, वंशानुक्रम और वातावरण पे, मैंने आपको पढ़ाया है। तो वहां पे मैंने बताया कि जो पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि माता में कौन से होते हैं, XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा? तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जन्मजात व्यक्ति गुण, जो जन्म से आपको गुण मिलते हैं तो वो किससे मिलते हैं, वंशानुक्रम के थ्रू मिलते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ये किसने कहा है? ये आपका कहा है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने क्या कहा है, बालक का जो विकास होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। तो ऑप्शन इज राइट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। अब यहाँ पे बात की जा रही है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना, तो वो है हमारा वातावरण, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख भी सकते हो, मार्स एवं विगो के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। वंशानुक्रम द्वारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरण होता है, तो वातावरण द्वारा जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। तो इसका ऑप्शन सी राइट यहाँ पर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको कौन सा कथन सही नहीं है वो छांटना है। तो पहला ऑप्शन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है, ये सही है एकदम। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें सही नहीं है पूछा, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ना कि शोधन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है किसका सिद्धांत है? देखो इन्होंने लॉ ऑफ सर्वाइवल दिया था कि इस दुनिया में कौन सर्वाइव कर पाएगा, तो ये किसने दिया था? ये दिया था आपका डार्विन ने। डार्विन ने कहा था कि जो इस दुनिया में सरवाइव कर पाएगा, जैसे
आपने देखा होगा डार्विन का सिद्धांत था कि जैसे जिराफ हुआ करते थे, जिराफ ने क्या किया, अपने आप को सरवाइव किया। जैसे ऊंची जो पेड़ पौधे हुआ करते थे तो वो क्या करते थे, जिराफ पेड़ पौधों को खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ खींचा करते थे। तो हुआ क्या, धीरे धीरे उनकी गर्दन ऑटोमेटिकली लंबी होने लगी। ठीक है, जब उनके बच्चे पैदा हुए तो वो लंबी गर्दन के साथ ही पैदा हुए। तो ये सब चीजें किसने बताई थी, डार्विन ने बताई थी। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। देखो सही क्रम में लगाएं इसको, तो सबसे पहले क्या आता है, अंडाणु आता है, फिर अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं, फिर उसके बाद उससे क्या बनता है, युग्मनज बनता है, फिर उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर उससे बच्चा बन जाता है। ठीक है, तो ये क्रम सही है आपका डी, अंडाणु शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण होती है कहलाती है। तो यहाँ पर देखो ये कहलाती है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम कहलाती है, जो 21वें गुणसूत्र में जो डिफेक्ट होता है उसके कारण जो अवस्था होती है बच्चों में वो कहलाती है डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कोलबर्ग के परंपरागत स्तर पर बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक तंत्र का अस्तित्व बनाए रखने के लिए नियमानुसार व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो आपको पता ही होगा आंखों का रंग किसके द्वारा होता है, आनुवांशिकता के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों का समायोजन की समस्या होती है। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। तो आपको पता है कि जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनको समायोजन की समस्या सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा सवाल जवाब करते हैं, वो हमेशा अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो कुशाग्र बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनको समायोजन की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। तो यहाँ पर शैशवावस्था के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पर बच्चा मूल प्रवृत्ति बच्चों में जो पाई जाती है, जैसे रोना, हंसना, ठीक है, तो इस तरीके से चौंक जाना, तो ये कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। डरना, तो मूल प्रवृत्तियों के कारण ही वो अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है, तो वो शैशवावस्था में होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वकेंद्रित अवस्था बालक के किस काल में होती है। तो यहाँ पे है ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या फिर किशोरावस्था में। तो स्वकेंद्रित अहम केंद्रित अवस्था पाई जाती है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था का अंतिम चरण जो होता है 3 से 6 वर्ष वाला, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है, ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसलिए इस अवस्था को स्वयं केंद्रित अवस्था कहते हैं। मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस खुद को खुश रहना चाहिए बच्चा इस अवस्था में, बस खुद से मतलब रखता है, दुनिया से मतलब नहीं रखता, इसीलिए इस अवस्था को हम स्वयं केंद्रित अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो अपने आप प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं हम नार्सिसिज्म। क्या कहते हैं, नार्सिसिज्म। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नार्सिसिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो नार्सिसिज्म का कंसेप्ट दिया किसने, जो मनोवैज्ञानिक फ्रायड थे, उन्होंने कहा है कि स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द प्रयोग किया था, फ्रायड ने किया था। ठीक है, तो कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन ये भी आ जाए कि नार्सिसिज्म का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो फ्रायड ने किया था। पौराणिक कथा में नार्सिसिस्ट नामक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया, इसीलिए ने जो शब्द नाम दिया है अपने आप को प्रेम करने का, वो नार्सिसिज्म नाम दिया किसने, फ्रायड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऐसा कि आपको पता है कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि बाल विकास में क्या होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है। तो मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, या ये सभी। तो शैशवावस्था के लिए ये जितनी भी विधियां आपको दी हुई हैं ऑप्शन में, ये सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो मॉन्टेसरी हो,
या फिर खेल विधि हो या फिर किंडरगार्टन विधि हो, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 0 से 6 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में मॉन्टेसरी शिक्षा विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर खेल विधि, इन तीनों प्रकार से शिक्षा इसमें दी जाती है। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? मैंने आपको बताया था अभी, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो ऑप्शन ए इस यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता और अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता जो होती है वो होती है सामूहिकता की भावना, बच्चा समूह में रहना पसंद करने लगता है। तो ऑप्शन बी इज राइट होगा यहाँ पे। तो बाल्यावस्था की कुछ विशेषता यहाँ पे दी हुई हैं, आप उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है सामूहिकता की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यता में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद और बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। तो ये कुछ हो गई विशेषताएं। इसके अलावा एक और विशेषता है रुचियों में परिवर्तन। तो ये बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं थी जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो ये जो है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास किसमें होता है? तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वो बाल अवस्था में होता है, ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बुद्धि का अधिकतम विकास बाल अवस्था में होता है। प्रारंभिक बाल अवस्था में बालकों में मानसिक विकास काफी तेजी से होता है और परवर्ती किशोरावस्था आते आते 19-20 साल की उम्र में ये काफी धीमा हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, माँ बाप की सहाय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था, फिर है उत्तर बाल्यावस्था, फिर है शैशवावस्था। तो माँ बाप के सहाय से बाहर निकलकर बच्चा किस उम्र में अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता है? तो यह है पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। संबंधित किससे है? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत किस में रहता है? किशोरावस्था में वो प्रयत्नरत रहता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर रहेंगे, तो अपनी समस्या के प्रति कठोर रहते हैं। ठीक है, समस्या के प्रति कठोर रहते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर देख रहे हो, पूर्वाग्रह का तात्पर्य क्या होता है? किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना पूर्वाग्रह कहलाता है। तो किशोर किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति क्या होते हैं? कठोर होते हैं इस अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्ष, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्ष या 20 से 22 वर्ष। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। बी यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट है, 6 से यौवन तक। ठीक है, 6 से यौवन तक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल 6 वर्ष से किशोरावस्था तक होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, मतलब आप उसका कोई एक तरीके से ग्रुप में रहने लगते हैं, अपना ग्रुप अलग बना लिया, उसने अपना ग्रुप अलग बना लिया, तो एक तरीके से समूह की भावना, एक ग्रुप बनाने की भावना आ जाती है और